नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडी गठबंधन में दो फाड़ हो चुका है। उद्धव ठाकरे और तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन पर सवाल उठाए। सपा ने भी अपनी राह कांग्रेस से अलग कर ली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनाव चरम पर है, जबकि बीजेपी इंडी गठबंधन को स्वार्थी करार दे चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और इस बीच दिल्ली पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से मुलाकात की है, जिससे इंडी गठबंधन में बवाल मचा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में वोटों की गिनती के दौरान कांग्रेस और आप पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, आपस में लड़ो और खत्म हो जाओ। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सलाह दी है कि उसे इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर दर्ज मुकदमे पर विचार करना चाहिए। तो क्यों इंडी गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं और क्या ये गठबंधन आगे बचेगा या बिखर जाएगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली नतीजों ने साफ कर दिया कि अब इंडी गठबंधन नहीं बचा। देखिए, ये इंडी गठबंधन था ही क्या। हम लोग जब से ये विपक्ष वेदम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम और राजीव शुरू से कहते आ रहे हैं, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये तो ऐसे टूटना था। ये देखिए, इंडी गठबंधन ये वामपंथी पत्रकारों का, जिसको भी 16 माल जो आया ना यूएस एड वाला, सब यही लोग लगे हुए थे कि भाई इंडी गठबंधन। अरे बाबा, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया, उसके चीफ ने कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयराम रमेश ने कह दिया, पवन खेड़ा ने कह दिया, तमाम उसके स्पोक्स पर्सन घूम घूम के कह रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन जो है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। लगे पड़े हुए हैं, पूंछ पकड़ के बैठे हुए हैं सारे पत्रकार कि इंडी गठबंधन में ये टूट आ गया। अरे बाबा, ममता बनर्जी कब से इंडी गठबंधन में थी? मीटिंग में आना, हाथ ऐसे खड़े कर देना, गठबंधन हो जाता है? ये कौन बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह का पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वो अपनी जो यात्रा कर रहे थे भारत तोड़ो, जो असम से बंगाल में घुसे, एक भी जगह पे उसको परमिशन तक नहीं दिया कि तुम वहां पे जो है रैली कर सको। बेकार की बात है। ये लोग कांग्रेस से ज्यादा परेशान और इंडी गठबंधन से ज्यादा परेशानी, सब कुछ एंकर्स को मैं देख रहा हूं, वो ज्यादा उनको परेशानी लग रही है। ये इंडी गठबंधन कभी था नहीं। ये बेसिकली यूपीए है। यूपीए के पाप, यूपीए का नाम इतना बदनाम हो गया, दे वांटेड टू चेंज द नेम एंड दे हैव डन इट। अभी देखिए, बढ़िया खबर एक दे दूं, अभी फिर ये इंडी गठबंधन की दुकान चलाने वाले लोग अभी छाती पीटेंगे। राहुल गांधी का अनाउंसमेंट हो गया कि वो अपनी यात्रा अब शुरू करने वाले बंगाल में। जी, क्यों? क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी अपने लिए काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है कि भाई ममता बनर्जी को सरकार में बनाए रखना या तेजस्वी यादव को सरकार में चुनाव जितवाना या अखिलेश यादव को चुनाव जितवाना या केजरीवाल को चुनाव जितवाना। ये उनका काम थोड़ी है। गठबंधन में हो, सीट शेयरिंग होगा, मन मुताबिक सीट दोगे, बातचीत होगी, चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो फिर हम अपना लड़ेंगे, वो अपना लड़ेंगे। तो ये तो इंडी गठबंधन होता क्या है कि जब आप जीतते हो ना तो सारे लोग सलाम ठोकते हैं, और जब आप हारते हो तो सारे लोग गालियां देते हैं। कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अभी आप देखिए एक एक करके हर जगह, ये दिल्ली की जीत ऐसी जीत है कि जो तथाकथित अपोजिशन के जितने जो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा सदमा जैसा ये रिजल्ट आया है। बिल्कुल। तो दिल्ली की जीत ने विपक्ष को बहुत बड़ा घाव दिया है, जिसे भरने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह से मुलाकात की है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका मायने एक ही है कि वो
माफ़ी मांगने के लिए आए हैं कि देखिए बहुत उलूल जुलूल बातें हम बाप बेटों ने इस बीच कर दी है और इसके लिए माफ़ कीजिए, आगे टरकाइए मत, जल्दी से जल्दी हमें मुख्यमंत्री बनाइए पूर्ण राज्य का। अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के मुख्यमंत्री का पद मिला है, अधिकार बहुत सीमित है और ये तभी हो सकता है जब कश्मीर में ये बेहतर काम करके दिखाएं, अपने नेताओं को बोले और अपने समर्थकों को बोले कि ठीक ठाक से घाटी के क्षेत्र में व्यवस्थाएं ठीक करो। ऐसा नहीं है कि हर कुछ समय के बाद टारगेट किलिंग होते रहेगा और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कि अपना वहीं पर घाटी के क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके घर पर आतंकवादियों का हमला हो, 2-3 लोगों को मार दे, बस केवल इसलिए कि वो बाहर से आकर कश्मीर की घाटी में बसे हैं, आर्मी में नौकरी करते रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद वहीं बसने का उनका प्लान बन गया और वो बाहरी हैं। तो अगर ऐसी हरकतें होती रहेगी तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात तो सोचो ही नहीं। ये बार बार वादा याद दिलाने से नहीं होगा कि नहीं आप दोनों ने कहा था, अमित शाह ने भी कहा था, पीएम मोदी ने भी कहा था, लेकिन दोनों ने ये कहा था कि अनुकूल परिस्थितियां होगी तभी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। ऐसा नहीं कि इतने सालों में 2019 के बाद जो कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की है उस पर पानी फेर दिया जाए, क्योंकि आपके पिताजी कुछ और राग अलापते हैं, आप कुछ और राग अलापते हैं। अभी तो ये उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि आपस में लड़ोगे तो फिर यही हाल होगा, मतलब यही हाल क्या, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो कश्मीर में तो आपस में तुम लोगों ने लड़ाई की थी जी। घाटी के क्षेत्र में अगर देखें तो ये लोगों ने गठबंधन बनाया तो क्या, कांग्रेस और यही एनसी का, लेकिन पीडीपी तो अलग ही थी। आपस में तो ये गठबंधन बना के नहीं लड़े घाटी के क्षेत्र में, न ही राशिद इंजीनियर की पार्टी थी, न जमात वाले इनके साथ थे, लेकिन फिर भी अलग अलग चुनाव लड़ने के बावजूद घाटी के क्षेत्र में भाजपा क्यों नहीं जीत पाई। और तुम लोगों ने एकजुट होकर जम्मू के रीजन में चुनाव लड़ा, फिर भी तुम्हारी एकजुटता का क्या असर हुआ, क्योंकि पीडीपी न तो रीजन जो जम्मू का रीजन है उसमें मजबूत है, न राशिद इंजीनियर इधर आने की हिम्मत करेगा, न जमात वाले इधर आने की हिम्मत करेंगे, न हुर्रियत वाले इधर आते हैं। तो यहां पर तो तुम एकजुटता से लड़े, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया तुम्हें। तो ये जो अभी अभी उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे कि एकजुट हो जाओ, कौन एकजुट हो जाओ और कौन जीत जाएगा, मतलब जीतने वाला कौन है, जो हिंदुत्व वाली पार्टी है, हारने वाले कौन हो, जो मुस्लिम परस्त पार्टी हो, मुस्लिम एपिजमेंट की राजनीति करने वाले सारी पार्टियां एक हो जाओ। तो उसके बाद इनको लगा कि हमने क्या बोल दिया, अब जल्दी से जाकर मुलाकात करो, कुछ माफी वाफी मांगो, माफ हो जाए कि आगे हमारे लिए कुछ व्यवस्था हो सके, आगे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो 1-2 साल भी कम से कम अपने पूरे पावर का इस्तेमाल कर लें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अमित शाह के दरवाजे पर जाएं, मोदी के दरवाजे पर जाएं, अभी जब तक फीडबैक जम्मू कश्मीर से बेहतर नहीं आएगा कि इन लोगों का ये जो कॉन्स्पिरेटर माइंड है अब थोड़ा शांत हुआ है, तब तक वहां कुछ नया ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, अभी उमर अब्दुल्ला को केंद्र के दरवाजे पर ही यहाँ पर सलामी ठोकनी होगी। लेकिन विपक्ष का जो बिखराव है वो आने वाले, चाहे वो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हो या बिहार चुनाव हो, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, या ये लोग अलग अलग लड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, एक तो सीधा सीधा एक वज्रपात जो सामने नजर आ रहा है जी। कि जो आज पार्लियामेंट के अंदर भी गूंजेगा, कल भी गूंजा था, और वो बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि विदेशी फंड लेकर हिंदुस्तान को तोड़ने का काम ये वामपंथी हो, ये कांग्रेसी हो, ये आम आदमी पार्टी वाले हो, ये टीएमसी वाले हो, इसका खुलासा हो रहा है। हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में ये जो डोज नाम की जो एक नई संस्था बनी है, जो अमेरिका की सरकार, पेंटागन हो, सीआईए हो, या उसके तमाम जो इंटेलिजेंस का काम करके दुनिया जहान में उपद्रव क्रिएट करते हैं, उनकी वहां पे ऑडिटिंग हो रही है, वहां रोज खबर आ रही है। अभी क्या खबर आई है, अभी आप देखिएगा, अभी 1 सप्ताह के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले और तमाम ये पत्रकार ये सब उछलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मछली को पानी से निकाल करके जमीन में फेंक दिए, कैसे छटपटाते हैं, अभी ये सब छटपटाना शुरू करेंगे। क्यों?
मालूम चल रहा है कि जॉर्ज सोरोस और यूएस एड की फंडिंग देश में पत्रकारों को भी दी जा रही थी। ये अपने आप को वामपंथी बताते हैं और अमेरिका के माल को चाटने में ये 2 सेकंड विलंब नहीं करते। मालूम चल रहा है प्रशांत भूषण भी नप रहे हैं, शेखर गुप्ता भी नप रहे हैं, रवीश कुमार का भी नाम, ये सब की फंडिंग हो रही है अमेरिका से। और ये सारी जानकारी कोई हिंदुस्तान में नहीं आ रहा, वो अमेरिका से चल रहा है। और यही फंडिंग ये राजीव गांधी फाउंडेशन को भी मिल रहा है। यो ताकतें, जो डीप स्टेट जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, हिंदुस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था कि हाउ डेयर, आपने ये हिम्मत कैसे की कि आप रूस से जो है आप पेट्रोलियम खरीद ले। तो ये सब जो तोड़, जो खालिस्तानी है या आईएसआई है, जिहादी है, इन लोगों को पैसे देने वाले एनजीओ के नाम पे ये वही लोग हैं जो राजीव गांधी फाउंडेशन में भी पैसा दे रहे हैं। वही यूएस एड और जॉर्ज सोरोस वो फंड कर रहा है किसको? सैम पेट्रोडा को, अंकल सैम, जो राहुल गांधी को अमेरिका ले जाते हैं, वहाँ अलग अलग लोगों से मिलवाते हैं, एंटी इंडिया लॉबी से, पाकिस्तानी लॉबी से, आईएसआई की लॉबी से मिलवाते हैं। तो अभी तो कल उसकी शुरुआत हुई है, कल खबर ही आई है। अभी आप देखिएगा कि इन लोगों के ऊपर जब क्रैक डाउन होगा, कोई 30-35 पत्रकार भी हैं उसमें, कोई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं उसमें, ये आपस में कैसे फिर छटपटाएंगे, ये सारे लोग रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, विपक्ष की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं, लेकिन इस बीच इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आया है, वो कांग्रेस के लिए राहत या फिर यहाँ पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर गया? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाकर कांग्रेस ने अपने लिए आफत ले लिया है। जो तरीके उसके दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोग क्रांतिकारी कवि, शायर, ये सब जितने लोग हैं, ये सत्ता के विरोध में एक विद्वेष पैदा करके अपने आप को शायर बनाते हैं। ज्यादातर विद्रोही वातावरण तैयार करना। आप विद्रोही वातावरण हमेशा समाज के लिए अनुकूल हो, ये नहीं कहा जा सकता। आप जब तक शायर हो तब तक शायर की भाषा बोलो, लेकिन आप पॉलिटिशियन बन गए हो तो शायर और पॉलिटिशियन एक साथ मिलाकर मत देखो। इसने क्या किया? इसने जो गाने बजाए अपने प्रोग्राम में और जिसको सोशल मीडिया पर डाला, सुप्रीम कोर्ट के जज कंफ्यूज हैं और कह रहे हैं कि उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अर्थ को समझने की कोशिश जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया, और वही गुजरात हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जगह को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप अर्थ को समझेंगे तो अर्थ कोई ऐसा तो होता नहीं समय काल परिस्थितियों के प्रतिकूल होता है, या उससे कोई लेना देना नहीं है। आप गुजरात की बात करोगे या खून के प्यासे की बात करोगे अपने गाने में, तो इसका मतलब है कि आप बदले की भावना को भड़का रहे हो, समाज में द्वेष फैला रहे हो, इतने सालों के बाद भी दंगा फसाद की बात कर रहे हो। और यही बात वहां चली तो उसके बाद इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। यह गुजरात हाईकोर्ट में गया, गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कहीं नहीं, ये तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या बताना चाहते हो लोगों को। सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हो, समाज में दुश्मनी पैदा करना चाहते हो, हिंसा करवाना चाहते हो, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के जजों ने तो यही समझा, स्थितियां और समय के अनुसार, जगह के अनुसार आप क्या देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब वहां से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और यहां कपिल सिब्बल जैसे वकील, उन्होंने कहा ये तो न्याय ने हिंसा फैलाया है, ये न्यायिक हिंसा है जो इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और वहां पर एफआईआर जो दर्ज हुआ है, उस एफआईआर में बदले की भावना दिखाई पड़ रही है कि एक सांसद जो शायर हैं और वो इस तरह के कविता जो सामाजिक ताना बाना के खिलाफ है, किसी धर्म संप्रदाय के विरोध में नहीं है, आप उसको लेकर केस दर्ज कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थोड़े कंफ्यूज किस्म के हैं इन मामलों में। वो भी ज्ञानी बन जाते हैं, कानून के नहीं, वो दर्शन शास्त्र
पढ़ने लगते हैं उस समय, और दर्शन बताना शुरू कर दिया कि इसके मर्म को समझिए, ये किसी धर्म के प्रति नहीं है, ये व्यवस्था के प्रति नहीं है, ये किसी संप्रदाय के प्रति नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम कितना भी हिंसा फैलाओ और उसके बाद हम शांति से उस हिंसा को स्वीकार करते रहेंगे। अब ये अर्थ की स्थिति जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है वो आगे चल के गुजरात सरकार ये तय करेगी कि एफआईआर दर्ज आगे भी होगा कि नहीं। आप एक याचिका डालोगे, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करेगी, उसके बाद दूसरा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा, और अभी ये रुकने वाला नहीं है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में बाहर होने के बाद इंडी गठबंधन में जुबानी घमासान भी तेज है। अगर कांग्रेस और आप साथ लड़ती तो क्या परिणाम कुछ और होते? क्या कांग्रेसियों की वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, या भ्रष्टाचार के दाग ने केजरीवाल को हरा दिया? इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रही हैं, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।